हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइस, हम लोगों ने जो क्लास 12 के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट सब्जेक्ट पिक किया था वो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यू सॉल्व करने स्टार्ट करे थे और हम लोग 10 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर चुके थे अपने फर्स्ट पार्ट में। नाउ इन दिस सेकेंड पार्ट हम लोग आगे फर्दर जो है वो एमसीक्यू वाले पार्ट आपके डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे सामने 11th क्वेश्चन है जिसमें मनी एंड बैंकिंग के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें हम लोग एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क, कंप्लीट द टेबल, करेक्ट इनकरेक्ट, 1 मार्क्स में जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम वो सब यहाँ पे कवर करके चलेंगे। विल ट्राई आज मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करें, थोड़ी सी वीडियो की लेंथ लंबी रखेंगे एंड देन थर्ड पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है वो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो मनी बैंकिंग के हम कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कंसेप्ट है। यहाँ पे है हमारे पास M1 जिसमें जा रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस, मतलब आपको बताना है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें जाती हैं। तो ये सीधा M1, M2, M3 एंड M4 जो है ये होते हैं स्टॉक मेजर्स। इनको हम कंसीडर करते हैं स्टॉक मेजर्स, जो कि कौन इंट्रोड्यूस करता है, मनी के स्टॉक मेजर्स बोले जाते हैं ये, जिसे इंट्रोड्यूस करती है RBI। आपका जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ये सारे स्टॉक मेजर्स जो है वो डिसाइड करे हुए हैं। तो किस पर्टिकुलर स्टॉक मेजर में क्या क्या चीज़ें जाती हैं ये हमें देखनी है। तो M1 में हमारे पास जाता है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? वो पैसा पब्लिक का जो बैंक के पास जमा हो रखा है। वाई इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट? इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट बिकॉज ये आपकी डिमांड पे आपको वापस मिल जाता है। लाइक आपके बैंक में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जिस भी टाइप के अकाउंट ओपन होते हैं वो सारे आपके डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होते हैं। आप जब भी अपनी मनी वापस डिमांड करोगे, बैंक के पास विड्रॉ कराने जाओगे, एटीएम से विड्रॉ करोगे, किसी को पे करोगे, तो बैंक को वो पैसा जो आपका है आपको देना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा यहाँ पे जाता है अदर डिपॉजिट विद RBI। जो बाकी कुछ बैंक्स वगैरह RBI के पास डिपॉजिट करा के रखते हैं वो अमाउंट भी यहाँ पे आपका काउंट होता है किसमें? M1 में। क्लियर? M2 में हमारे पास क्या जाता है? M2 में M1 जाता है, मतलब करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद RBI, ये तो जाएगा ही, प्लस इसके अलावा जाएगा सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देखिए, आप बैंक में तो सेव करते ही करते हैं, ठीक है, प्लस इसके अलावा हम लोग का कुछ जो अमाउंट होता है समटाइम हम पोस्ट ऑफिस में भी सेव कराते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो भी आपका सेविंग अकाउंट है वो वाला अमाउंट भी हमारा M2 में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं M3 की। M3 में M1 के कंपोनेंट यानी अगेन C प्लस DD प्लस OD वाला पार्ट जाएगा। इसके अलावा जाएगा टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट with the banking system after the end of all the MCQs और all the क्वेश्चंस ऑफ द सीरीज। मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो आपका टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, जहां से आप 2 PDF मिलेंगी आपको, एक अनसॉल्व मिलेगी, एक सॉल्व मिलेगी। अनसॉल्व के थ्रू आप खुद से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो देखने के बाद, एंड देन सॉल्व PDF में अपलोड करूंगी। तो टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, टाइम डिपॉजिट होता क्या है? जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, लाइक आपके रिकरिंग डिपॉजिट जो होते हैं एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं और आप उसी टाइम पीरियड के बाद जो है वो अपना अमाउंट वहां से विड्रॉ कर सकते हो, उससे पहले आप अपना अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हो। देन कम्स M4, इसमें जाता है M3 का कंपोनेंट मींस M1 वाला पार्ट, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, ठीक है। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट भी यहाँ पे जाएगा एंड देन एक्स्ट्रा चीज क्या जाएगी? ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। ऑल डिपॉजिट विद जितना भी टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस बैंक के पास, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि क्या नहीं इंक्लूड होता, तो यहाँ पे NSC, ठीक है, अदर देन NSC को एक्सक्लूड करके हम ये लेते हैं, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, इसको हम लोग समटाइम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होते हैं वो भी पोस्ट ऑफिस के पास रखे होते हैं, बट इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं मनी के स्टॉक मेजर काउंट करते हुए। सो आई होप ये एक क्वेश्चन मतलब हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ पे डिफरेंट अपने 4-5 क्वेश्चन जो है वो कवर करे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 15। द मनी विच इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रस्ट ऑफ द पेयर एंड पेई इज। पेयर और पेई के ट्रस्ट पे जो मनी डिपेंडेंट होती है वो कौन सी होती है? फैट मनी, फिड्यूशरी मनी, लीगल टेंडर मनी एंड प्लास्टिक मनी। तो देखिए, फिएट मनी जो वो मनी होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे सर्कुलेट की जाती है। लीगल टेंडर मनी जो कि लीगली एप्लीकेबल है, मतलब उसको जनरली जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, आपके नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, ये लीगली एक्सेप्टेबल है, तो ये लीगल टेंडर मनी होती है। प्लास्टिक मनी आपको पता है कि जो भी आपके पर्टिकुलरली टोकन वगैरह की फॉर्म में जो होती है मनी, उसको हम प्लास्टिक मनी कैटेगराइज करते हैं। देन कम्स फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी होती है जो डिपेंड होती है ट्रस्ट ऑफ पेयर एंड पेई। इसका आंसर हो गया ये, प्लस इसका एक एग्जाम्पल होता है चेक।
चेक जो होता है, आप नॉर्मली फर्स्ट टाइम किसी से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप एक बड़े अमाउंट का चेक उससे एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, बिकॉज ये चेक आप तभी पर्सन से एक्सेप्ट करते हो जब आप दोनों पार्टीज के बीच में एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप हुआ होता है। क्लियर? तो फिड्यूशियरी मनी इज द आंसर। एंड इसका एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? चेक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द मनी इन विच कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, मीन्स यहाँ पे कमोडिटी वैल्यू जो है वो मनी वैल्यू के इक्वल होती है। जितनी मनी होती है उतनी ही उस मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन दिए हैं, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी जो होता है इसमें आपकी जो प्रॉपर कमोडिटी वैल्यू है और मनी वैल्यू दोनों बराबर होती हैं। देखिए क्रेडिट मनी या रिप्रेजेंटेटिव मनी की बात करते हैं तो आप देखिए एक आपके पास नोट है, आपके पास फॉर एग्जांपल लीजिए 2000 का नोट है, वो 2000 का नोट पेपर से बना है, तो क्या उस पेपर की वैल्यू उस 2000 के बराबर है? नहीं ना। तो इस केस में हम कहते हैं कि उस करेंसी की वैल्यू जो है, उस नोट की वैल्यू ज्यादा है आपकी, बट जो वो पर्टिकुलर पेपर है जिससे वो बना है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। तो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे लेकिन फुल बॉडीड मनी में जो वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर जो भी चीज से वो मनी बनी है यानी कमोडिटी और आपकी जो मनी है उनकी वैल्यू इक्विवेलेंट होती है। सो द आंसर हियर इज फुल बॉडीड मनी। So now question number 17, the payment that are to be made on some future date are called, directly fill in the blanks है, पता होगा तो लिख पाओगे अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। वो पेमेंट जो आपको किसी फ्यूचर डेट पे करनी है, मैंने आपको बार्टर सिस्टम की कुछ ड्रॉबैक्स बताई थी जिसमें मैंने आपको डेफर्ड पेमेंट के बारे में बताया था कि बार्टर सिस्टम के टाइम पे उधार में जो हमें पेमेंट देनी होती है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कैसे हम सामान की फॉर्म में आने वाले समय में उधार लेंगे और लौटाएंगे, ये बहुत प्रॉब्लम रहती थी। बट मनी की वजह से ये जो डेफर्ड पेमेंट की बात थी ये बहुत आसान हो गई। क्यों? अब जब भी आप जितना डिले करोगे पेमेंट में, आप उतने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ब्याज कैलकुलेट करो और फ्यूचर में वो उतना अमाउंट ऐड करके किसी को भी पे कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है इसका, वो पेमेंट जो आप फ्यूचर डेट में करोगे उन्हें हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। व्हाट आर दोज पेमेंट नोन एज डेफर्ड पेमेंट्स? क्लियर? देन विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है? मिस्टर ए हैज राइस, मिस्टर ए के पास चावल है एंड ही इज इन सर्च ऑफ समवन हु कैन एक्सचेंज इट फॉर व्हीट, और वो एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हैं जो उनसे चावल लेके उन्हें गेहूं दे सके, व्हीट दे सके। ठीक है, विच फंक्शन ऑफ मनी हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सबसे पहली बात तो ये प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है? बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एक टाइम पे ऐसे पर्सन, मतलब ऐसे दो पर्सन टकरा जाएं जिनकी नीड वांट जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे से मैच कर रही हो, ये बहुत मुश्किल रहता है। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई मनी के आने के बाद से। मनी ने इसे कैसे सॉल्व किया? मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। आप मनी से, आपको कुछ भी सामान लेना है आप मनी से ले लो और जिस पर्सन को आपने मनी दी है वो आगे फर्दर इस मनी का यूज करके अपनी जरूरत का कोई भी सामान उस मनी से ले सकते हैं। सो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज द प्रॉब्लम और मनी ने उसे कैसे सॉल्व किया? बाय द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नैरो मनी कम्स अंडर। नैरो मनी क्या होती है? देखो M1 M2 M3 M4 मैंने आपको सारे अभी बता दिए हैं प्रीवियस, अभी जो हमने क्वेश्चन करा। अब M1 और M2 नैरो मनी क्या होती है? जिसमें मनी की कम कंपोनेंट जा रहे हैं, एक छोटा कंसेप्ट जा रहा है। वहीं ब्रॉड मनी में हम डिटेल कंसेप्ट की बात करते हैं। नैरो मतलब कोई चीज छोटी, ब्रॉड मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जो आपने देखा इनिशियल C+DD+OD होता था M1, M2 क्या होता था? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। M3 में और कंपोनेंट बढ़ गए एंड M4 में और कंपोनेंट बढ़ गए। तो नैरो मनी मतलब एक मनी का छोटा आयाम, छोटा रूप, छोटा कंसेप्ट जो था वो जाता है M1 एंड M2 में। एंड वही नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, डायरेक्टली आंसर मिलेंगे यहाँ पे। ब्रॉड मनी कम्स अंडर, तो ब्रॉड मनी का कंसेप्ट जाता है आपका M3 एंड M4 में, विच इज द ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा इसमें मुझे नहीं लगता बहुत डिटेल और कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग इट बिट फास्टर। और इतनी बड़ी लेंथ भी नहीं रखनी है वीडियो की कि आप MCQ ही देखते रह जाएं और आप प्रॉपर कंसेप्ट प्रिपेयर ना कर पाएं, राइट? तो थोड़ा फास्ट ही करेंगे जिससे जल्दी जल्दी चीजें कवर हो और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर पाएं। स्टिल स्पीड की प्रॉब्लम लग रही है, कुछ और प्रॉब्लम लग रही है इस वीडियो में, सो यू गाइस कैन कमेंट इट। ठीक है, आप लोग उसको कमेंट करके प्रॉब्लम बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। अब आगे आ गया, कंप्लीट कीजिए टेबल को। मनी के फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। जस्ट मेंशन फंक्शन हियर। मनी के दो टाइप के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो अब आपको बताना है प्राइमरी फंक्शन में कौन कौन से जाते हैं एंड सेकेंडरी में कौन कौन से जाते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट, टेबल आइए, आपने डिटेल में चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट जाता है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
फर्स्ट है हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बाद यहाँ पे जो सेकंड प्राइमरी फंक्शन है वो है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी मैंने बताया, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब मनी की फॉर्म में आप प्रॉपर कमोडिटी की जो वैल्यू होती है कॉमन यूनिट फिक्स कर सकते हो कि कितने के बदले कितना एक्सचेंज रहेगा। वहीं यहाँ पे सेकेंडरी में स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर करना बहुत आसान है, यू कैन इजीली स्टोर इट इन योर पॉकेट, ठीक है। प्लस यहाँ पे जाता है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ये भी बहुत डिटेल में डिस्कस करा, मतलब कैसे पे कर सकते हो आप इंटरेस्ट के फॉर्म में, अगर डिले हो रहा है तो आप इंटरेस्ट के फॉर्म में उसको जो है वो पे कर सकते हो। क्लियर, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा और आप साथ साथ इन चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। वील ट्राई थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें, 15 मिनट की वीडियो रखने की कोशिश करेंगे, 15 मिनट तक देखते हैं, 30 तक क्वेश्चन अगर हम लोग टच कर पाए तो दैट विल बी रियली ग्रेट। सो व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक क्या है इंडिया का? देखिए दो टाइप के मेजरली बैंक हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में मेजरली एक होता है जो पूरे फंक्शनिंग को, बैंकिंग सिस्टम को, गवर्नमेंट के फंड्स को रेगुलेट करने का काम करता है। वही कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं जो मार्केट में पैसा क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के पास लोन दे रहे हैं, लोगों की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन। तो हम बात करते हैं इंडिया के सेंट्रल बैंक की, तो एवरीवन नोज द आंसर, सबको पता होगा, आई गेस आप लोगों ने आंसर अभी कर भी चुके होंगे, इट इज आरबीआई, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट है डैश ऑफ वांट रेफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट ऑफ बायर एंड सेलर। अब क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप दोनों बायर और सेलर की म्यूचुअल वांट फुलफिल करने की कोशिश करते हो? तो यहाँ पे क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस, जिसकी कमी थी बार्टर सिस्टम में, क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जब दोनों की, बायर एंड सेलर की म्यूचुअल वांट एक दूसरे से मैच कर जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ओके, आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। Dash refer to those payment which are to be paid on some future date. I'm sorry, this question is repeated. Deferred payment होती है वो पेमेंट जो फ्यूचर डेट पे जो है वो की जाती है, deferred payment. क्लियर? नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन, बैंक रेट इज द रेट एट विच डैश लैंड मनी टू डैश। देखिए अब क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए मैंने एक्चुअली में चैनल पे एक वीडियो है, आप डालेंगे बैंकिंग एजुकेशन हॉटस्पॉट करके तो बैंकिंग की वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से बैंकिंग चाहे तो डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, मनी एंड बैंकिंग की वीडियो अवेलेबल है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बैंक रेट कौन सा रेट होता है? तो देखिए आपका जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, वो कोशिश करता है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा भी ना जाए और कम भी ना जाए। ज्यादा जाएगा तो इन्फ्लेशन है, कम जाएगा तो डिफ्लेशन है, और दोनों ही इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आरबीआई जो है वो कुछ मॉनेटरी मेजर्स यूज करके चलता है, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो बैंक रेट क्वांटिटेटिव मेजर का एक टाइप है। मैं इतना बोल रही हूँ, आपको ये सारी बातें लिखनी है, बिकॉज मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा रही हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, स्टिल मैं सब कुछ बता के चल रही हूँ आपको। तो क्वांटिटेटिव मेजर में बैंक रेट जाता है, सीआरआर जाता है, एसएलआर जाता है, एंड आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन जाता है। अभी आगे बात कर लेंगे उनकी। तो बैंक रेट, जब भी आपका आरबीआई आपके कमर्शियल बैंक को लोन देता है, कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ी, वो जाते हैं आरबीआई से मांगने। आरबीआई इनको फ्री में पैसा बांटता नहीं है, आरबीआई इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, लाइक ये बैंक हमसे करते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक जो है वो लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को, आरबीआई गिव्स लोन टू द अदर कमर्शियल बैंक। तो कहाँ पे ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं? दिस ऑप्शन जो है हमारे पास ये ए में अवेलेबल है, तो हमारे पास ए इज द राइट आंसर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, एक वर्ड होता है बैंक रेट और एक वर्ड होता है रेपो रेट। दोनों का मतलब सेम ही होता है। रेपो रेट का मतलब ये सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, बट रेपो रेट में ये शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देता है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। बट वहीं जब मैं बैंक रेट की बात करती हूँ तो बैंक रेट में ये लॉन्ग रन के लिए दिया जाता है। क्लियर? बैंक रेट में ये लोन है वो लॉन्ग रन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया 26th क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ट्राई टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी बाय। अभी ऊपर के क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था ना, किसके थ्रू करता है? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट फाइनेंसिंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये जो बैंक रेट वगैरह होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर, जो आरबीआई इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल कर रहा है कि पैसा ज्यादा कम ना जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ टूल दैट इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। आप लिख सकते हो, monetary policy is a tool that is used by the RBI to control the credit in the economy.
By the monetary policy, RBI tried to control the inflation, the situation of inflation and deflation in the economy. For this, RBI used different methods. इसमें भी monetary में भी quantitative and qualitative. Then quantitative में bank rate, ठीक है, रेपो रेट, बैंक रेट की बात करेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड क्वालिटेटिव में मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड कम द नेक्स्ट वन इज कोटा. क्लियर, पढ़ा होगा डिटेल में, सब याद आ गया होगा अब आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बहुत डायरेक्ट है, मैंने भी बोला सीआरआर. सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो, ये भी मॉनेटरी टूल का एक और पार्ट है क्वांटिटेटिव मेजर का. एसएलआर, एसएलआर स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन दिया होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत प्यारे से मिलने वाले नंबर है ये तो नहीं गंवाने हैं. नेक्स्ट, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक डिपेंड्स अपॉन. अब आरबीआई तो कर रहा था भाई क्रेडिट कंट्रोल, कि पैसा ज़्यादा ना जाए, कम ना जाए, ठीक है. तो जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, वो मार्केट में पैसा बनाने का काम करते हैं. दे विल क्रिएट द क्रेडिट, और क्रेडिट क्रिएट करने के लिए दो बातों पे उनका पूरा क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी एमसीक्यू आने हैं तो अब डिटेल में क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस तो नहीं आएगा, बट हाँ ये दो पार्ट में डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे, कि बैंक में लोग कितना जमा करा रहे हैं, और एलआरआर. एलआरआर जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर बोथ. दोनों. सीआरआर क्या होता है, जो भी कमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट का पैसा किसके पास रखते हैं, अपनी डिपॉजिट का पैसा वो लोग जब सेंट्रल बैंक के पास जमा कराते हैं उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो. और अपने पास आने वाले हर डिपॉजिट का पैसे में से कुछ शेयर जो वो खुद के पास रखते हैं उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. और इन दोनों परसेंटेज का मिक्सचर एलआरआर होता है. ये दोनों परसेंटेज जो है ये कौन डिसाइड करता है, ये आरबीआई क्वार्टरली डिसाइड करता है. ऐसा नहीं होता कि फिक्स है और उतनी ही चलती रहेंगी. दिस इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई. क्लियर. तो ये दो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस दो बातों पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना जमा आया है कमर्शियल बैंक के पास, और आपने सीआरआर और एसएलआर यानी कि एलआरआर कितना सेट कर रखा है. तो आंसर हो गया बोथ ए एंड बी. डिमांड ऑफ मनी का इस चीज पे इतना इंपैक्ट यहाँ पे अभी नहीं पड़ता है. नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक. 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो भी हम आज डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी. कमर्शियल बैंक जो है वो करेंसी इशू करने की सोल अथॉरिटी इनके पास होती है. इस स्टेटमेंट को करेक्ट करो, यानी गलत है ये तो पता है, इनकरेक्ट है. क्या बात गलत है, कि कमर्शियल बैंक के पास अथॉरिटी होती है, ये बात गलत है. आरबीआई जो होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है. क्लियर. सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो नोट इशू कर सकते हैं. आगे भी देख लेते हैं, काम करते हैं, ये पेज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एग्जिस्ट इन बार्टर एक्सचेंज. ठीक है, बिल्कुल. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो थी बार्टर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, सेम टाइम पे नहीं मिलते हैं पर्सन. क्यों? एज ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू. ये रीजनिंग असर्शन में भी आ सकता है. आपको ये स्टेटमेंट असर्शन में दे दिया और ये रीजन में दे दिया, ठीक है. तो अब आपको बताना है. तो यहाँ पे ए तो करेक्ट बात बोली है. अब आर देखो, ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू. सारी कमोडिटीज इक्वल वैल्यू की नहीं होती. आर भी बात तो आपने ठीक बोली है, लेकिन जो आप इस बात के लिए बोल रहे हो ये ठीक नहीं है. नॉट कमोडिटीज आर ऑफ इक्वल वैल्यू तो आपका जो है मेजर ऑफ वैल्यू में जाता है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट किसकी वजह से होता है, कि म्यूचुअल नीड्स एंड डिमांड जो है वो मैच नहीं करती. म्यूचुअल नीड एंड वांट मैच नहीं करती, दैट्स वाई. तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. अब यही क्वेश्चन कैसे रीजनिंग असर्शन में आता है ये भी मैंने बता दिया. हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, अभी बताया. आरबीआई करता है. प्लानिंग कमीशन, कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कंट्रोल रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई. मनी कौन सप्लाई करता है इंडिया में. देखो आपको लग रहा है आरबीआई नोट छापता है तो आरबीआई सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको. बट इसके अलावा हमारे कमर्शियल बैंक भी तो क्रेडिट क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, वो भी क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं. प्लस गवर्नमेंट भी तो कॉइन और नोट इशू करती है. सारे कॉइन और 1 रुपये का नोट तो गवर्नमेंट की टकसाल मिंट में बनता है. तो हु सप्लाई मनी में अगर ऑप्शंस आते हैं तो सिर्फ आरबीआई पे टिक नहीं करना. आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट, ये तीनों ही राइट आंसर है. नेक्स्ट, डैश इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लाइन्स मनी टू द कमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक कमर्शियल, ये तो अभी देखा हमने, अगेन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लिया है. बैंक रेट. अच्छा अब ये बताइए, अगर उल्टा केस हो, मतलब समटाइम अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे रहे हो तो क्या बोलेंगे उसको. अभी तो हम देख रहे हैं कि रेपो रेट होता है जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है शॉर्ट पीरियड, बैंक रेट जब लॉन्ग पीरियड. लेकिन उल्टा हो रहा है, अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट. इसको भी आप अपने पास लिख लीजिए और ध्यान रखिए इस बात को. सो टिल नाउ 34 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो अभी और है मनी एंड बैंकिंग के पार्ट. यहाँ पे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं कि एग्जाम में कुछ भी नया नहीं लगेगा.
ठीक है, मैंने ये प्रॉमिस किया है, मैंने ये गारंटी दी है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें आता नहीं है, तो उसके लिए मैं 10 क्वेश्चन करा के आगे स्किप नहीं कर सकती हूँ। पेशेंस रखना है, पार्ट ज़्यादा आएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे 35 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।